हाँ जी बॉस, क्या हाल चाल। तो रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि अगर आपको एक कॉन्टिनेंटल जीटी खरीदनी है तो आप मिनिमम कितनी कम से कम ईएमआई ऑप्शन बना सकते हो अपने लिए। एंड उस वीडियो के बाद मुझे काफ़ी लोगों की क्वेरी आ रही थी कि क्या एक नई कॉन्टिनेंटल जीटी लेना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है या फिर एक पुरानी सेकेंड हैंड जीटी को लेना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो आज बात करने वाले हैं कि अगर तुम्हें पुरानी इंटरसेप्टर या जीटी ओन करते हो जो 20,000 किलोमीटर तक पहुंचने वाली है या पहुंच चुकी है, या फिर तुम्हें पुरानी जीटी इंटरसेप्टर लेने की सोच रहे हो जो अराउंड 20,000 के आसपास चल चुकी है, तो क्या क्या खर्चे तुम्हारी जेब में पड़ने वाले हैं। हाँ जी, तो वैसे तो देखो रॉयल एनफील्ड ओनर्स का और उनके सर्विस सेंटर वालों का रिश्ता ना बहुत अलग सा हो जाता है, क्योंकि वो लोग ना बाइक पहचान जाते हैं, क्योंकि इतनी बार बाइक आती जाती रहती है तो वो पहचान जाते हैं कि हाँ ये बाइक थी, इसमें लास्ट टाइम क्या ठीक किया था क्या ठीक नहीं किया था। तो मेरी बाइक में जो इशू सबसे पहले देखने को मिला था वो मुझे देखने को मिला अराउंड 17,000 किलोमीटर्स के आसपास। तो हुआ क्या कि मैं एक दिन बारिश में भीग गया, जैसे कि तुम्हें पता चला तुम्हें बारिश बहुत होती है, तो बारिश में मैं भीगा एंड उसके बाद क्या हुआ, बाइक अचानक स्टार्ट होना बंद हो गई। एंड हमेशा की तरह रॉयल एनफील्ड के पास ले आने के बाद वो बाइक को अपने पास कुछ दिन रख लेते हैं एंड उस टाइम पे वो करते क्या है, वो हिट एंड ट्रायल करते रहते हैं, अलग अलग चीज़ चेक करते हैं। सबसे पहले तो तुम्हारी बाइक के स्पार्क प्लग्स बदल देंगे एंड छोटी मोटी चीज़ें एयर फिल्टर वगैरह चेक करेंगे कि कुछ इशू तो नहीं है, रिलीज चेक करेंगे। बट 1 या 2 दिन के बाद उनको पता चला कि आरआर यूनिट में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। एंड आरआर यूनिट काफ़ी सारी बाइक्स की ख़राब होती हुई मैंने देखी है जो 15,000 के आसपास क्रॉस कर चुकी है। तो सबसे पहली चीज़ जो मेरी चेंज हुई वो थी आरआर यूनिट। इसका खर्चा मेरा समथिंग अराउंड 5 से 6 हज़ार रुपये कुछ आया था। इसके बाद नेक्स्ट 1 साल बाद मुझे एक बार फिर से मिसिंग की प्रॉब्लम आने लगी। एंड अगेन वो नेक्स्ट मानसून के बाद ही होता है, तो मानसून ही एक तरीके से समझ लो कि सारी प्रॉब्लम लाता है मेरी बाइक पे। तो बाइक चलते चलते अचानक मिसिंग कर रही थी, अपना थ्रोटल छोड़ रही थी। एंड फिर से वही सेम कहानी, मैंने रॉयल एनफील्ड के पास छोड़ी, उन्होंने 2 दिन रखी, थोड़ी सी हिट एंड ट्रायल करे। एंड 2 दिन के बाद उनको पता चलता है कि टैंक में थोड़ा सा पानी घुस चुका है कहीं से, जिसकी वजह से फ्यूल के साथ पानी मिक्स हो रहा था एंड बाइक मिसिंग की प्रॉब्लम कर रही थी। जब पानी घुसने का रीज़न हमने ढूंढा तो उसमें हमें क्या मिला कि ये वाला एरिया होता है टैंक का जहाँ से फ्यूल हम डालते हैं, तो इसके पास जो रबड़ होती है ये क्रैक हो चुकी है। एंड मेरे ख्याल से जितनी भी पुरानी बाइक्स हो चुकी हैं, कॉन्टिनेंटल जीटी हो या इंटरसेप्टर, सब में ये चीज़ अब आ चुकी होगी कि ये चीज़ क्रैक होने वाली होगी या हो चुकी होगी। एंड ये रबड़ अलग से लगती नहीं है, ये रबड़ के लिए पूरा एक सॉकेट लगता है नीचे। तो या तो तुम वो पूरा सॉकेट खरीद के अपने टैंक के कैप में लगवा लो, या फिर तुम इसको किसी भी चीज़ से चिपका सकते हो, फेविक्विक या फेविकॉल लगा के। इसके बाद जो अगला खर्चा मेरा हुआ वो था बैटरी का। हाँ, तो बैटरी तुम्हारी अगर 10, 11, 12 हज़ार चल चुकी है तो डेफिनेटली वो अब उस क्वालिटी में नहीं होगी जैसी वो नहीं थी, तो अब वो चेंज होने का टाइम उसका आ चुका है। तो बैटरी समथिंग अराउंड 2500 से 3,500 के आसपास तुम्हारी बैटरी नहीं आ जाती है। मैंने इस बार एक्साइड की लगाई है, पुरानी एमरॉन की थी, मेरे को चेंज करके देखना था एक्चुअली कि किस तरह का ये परफॉर्मेंस देती है एमरॉन से कंपेयर करके। अब इसके बाद जो मुझे इशू देखने को मिला वो थोड़ा खतरनाक था एंड मैं एक्चुअली उससे डर गया था एक बार को। हुआ क्या, सबसे पहले बाइक में इधर नीचे से आवाज़ आ रही है, कट 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 करके, जैसे बाइक चल रही, चलते हुए कर 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 करके आवाज़ आ रही है। तो चलती हुई बाइक में मुझे पता नहीं चलता कि तुम्हें पता है एग्जॉस्ट की साउंड में वो कई बार आता नहीं। तो जैसे ही बाइक हल्की कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कुछ आवाज़ सी कर रहा है। एंड जैसे ही मैं बाइक को रोक के देखता हूँ तो होता क्या है कि नीचे स्टार्टर मोटर के पास से आवाज़ आ रही है काफ़ी तेज़ कर करके। एंड जब बाइक मैं बंद कर रहा हूँ तो बाइक बंद नहीं हो रही है। मतलब तुम समझ सकते हो कि मैंने बाइक बंद कर दी है, चाबी बंद कर दी है, किल स्विच बंद कर दिया है, लेकिन बाइक का इंजन बंद नहीं हो रहा है। बाइक की स्टार्टर मोटर कंटिन्यू आवाज़ करे जा रही है। एंड वो एक्चुअली काफ़ी खतरनाक मुझे लगा उस टाइम सीन। तो मैंने करा क्या, ब्रेक दबाया, गियर लगाया एंड ब्रेक पूरा दबा के बाइक को छोड़ दिया। एंड थोड़ी सी जान मशक्कत लगा के फाइनली भी रुक गई, वरना मेरे को लगा था भाई आज तो हो गया इस तरह। एंड ये चीज़ 2 या 3 बार मेरे साथ हुई, बट अनफॉर्चुनेटली मैं उसको उस टाइम रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि दोनों हाथ मेरे उस टाइम एंगेज हो गए थे एंड मेरा कैमरा भी उस टाइम चालू नहीं था, तो ये चीज़ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बट थोड़ी खतरनाक थी वो चीज़। तो मेरे दिमाग में ये था कि मे बी स्टार्टर मोटर चेंज होने का टाइम आ चुका है एंड मैं मान के चल रहा था कि 6-7 हज़ार रुपये खर्चा होने ही वाला, क्योंकि स्टार्टर मोटर थोड़ा मोटे खर्चे में आ जाता है। एंड जब मैं आरी के पास गया तो उन्होंने सबसे पहले जो इसका स्टार्टर मोटर का रिले होता है फटाफट उसको चेंज किया। एंड उसके बाद उन्होंने मॉनिटर करने के लिए बोला है, अगर दोबारा वो इशू आता है तो नेक्स्ट टाइम हम डेफिनेटली इस स्टार्टर मोटर को चेंज करने के लिए जाएंगे। एंड जिसको बाइक की रिलीज के बारे में नहीं पता वो ये वाली वीडियो जरूर चेक कर लेना। एंड इसके अलावा उन्होंने मेरे को अपनी बाइक का चेन सेट भी चेंज करने के लिए बोला है, क्योंकि काफ़ी रगड़ा इसका लग चुका है। तो अराउंड 20,000 चलने के बाद मेरे ख्याल से इसका टाइम आ चुका है चेंज होने का। एंड इसकी कॉस्ट उन्होंने मुझे बताई 2500 के अराउंड समथिंग कुछ आएगी इसकी कॉस्ट। तो अब ये तो वो चीज़ें थी जो मैं अपनी बाइक में ऑलरेडी फेस कर चुका हूँ जब तक मैंने 20,000 किलोमीटर्स क्लॉक किए थे। एंड इसके अलावा आई थिंक 3 और चीज़ें हैं जो मेरी बाइक में बहुत जल्दी आने ही वाले होंगे जैसे ही मैं 25,000 किलोमीटर्स की तरफ क्लॉक कर रहा हूँ। तो पहली चीज़ जो होने वाली है वो होने वाली है अपनी क्लच प्लेट्स का खर्चा, क्योंकि क्लच प्लेट्स आइडियली बोलते हैं कि 20 से 25 हज़ार के बीच में आप अपनी क्लच प्लेट को चेंज करा लो। एंड एक बहुत ही कॉमन इशू है रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल जीटीज़ का कि आपका 3rd से 4th गियर के बीच में अगर आप हाई स्पीड में क्रूज़ कर रहे हो, तो अगर आप अचानक 3rd से 4th गियर में जा रहे हो
तो अचानक से बाइक आइडल हो जाती है। एंड ये इशू मैंने अभी तक फेस नहीं किया था, एंड रिसेंटली पिछले हफ्ते ही मैंने ये पहली बार फेस किया। तो मुझे लग रहा है कि शायद अब क्लच प्लेट्स का टाइम भी आने वाला है बहुत जल्दी। एंड इसके अलावा सेकंड चीज़ जो मैं सोच रहा हूँ वो मेरे ख्याल से होगी आपकी फ्रंट सस्पेंशंस की सर्विसिंग, क्योंकि मेरे ख्याल से रॉयल एनफील्ड की नॉर्मल सर्विस में वो चीज़ करते नहीं है। एंड 20,000 किलोमीटर्स के बाद मेरे ख्याल से इनकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी होगी अब तक, तो डेफिनेटली ये भी एक आने वाला खर्चा मांगता है। एंड इसके अलावा जो लास्ट चीज़ मुझे लगती है कि चेक होनी चाहिए वो रहेगी बाइक की वायरिंग एंड हाउसिंग, क्योंकि बाइक की वायरिंग काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है एंड काफ़ी वेयर एंड टेयर इस पर रहता है, खासकर अगर आप मेरे ऐसे बंदे हो जो काफ़ी मॉड्स एंड ऑल कर रहे हैं, तो इसकी हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है, पूरा गुच्छा बन जाता है, कई जगह ये कट जाती है, टूट जाती है। तो ऐसा ना हो कि वायरिंग की प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ शॉर्ट हो एंड आपकी बाइक मिडवे कहीं रास्ते में बंद हो जाए। तो ये भी एक चीज़ मेरे ख्याल से मुझे लगती है जो चेक होनी चाहिए अगर आपकी बाइक थोड़ी पुरानी हो चुकी है। एंड वैसे ये तो वो प्रॉब्लम्स थी जो पुरानी GT एंड इंटरसेप्टर्स में तुम्हें देखने को मिलेगी ही मिलेगी, बट इसके अलावा कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी हैं जो GT एंड इंटरसेप्टर में आती ही मतलब काफ़ी कॉमन है वो अपने 650 ट्विंस के लिए। इसलिए मैंने ये वाली वीडियो बना रखी जिसमें मैंने टॉप 10 रीजंस मेंशन करे हैं कि क्या वो रीजंस है जिस वजह से तुम्हारी GT स्टार्ट नहीं हो रही है या कुछ प्रॉब्लम उसमें आ गई है। तो इस वीडियो को भी जरूर देख लेना।